पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 9 के, ठीक है, उसमें से हम ठोस द्रव गैस मिश्रण देखे थे, है ना। 200 डिग्री में 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कैसे 273 केल्विन बदलेंगे। 200 हम लोग पढ़े थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन होता है। जब हम लोग केल्विन से सेंटीग्रेड बदलते हैं माइनस करते हैं तो 273। अब जब केल्विन में बदलना है सेंटीग्रेड से तब 273 जोड़ते थे। इसीलिए याद रखिए सवाल आता है कि 0 डिग्री पर ये गलनांक होता है और 100 डिग्री पर ये उबलता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री बराबर यहाँ 273 केल्विन है। इस चीज को आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे फिर विसरण बताए थे क्या होता है, फिर गुप्त ऊष्मा बताए थे, प्रसुप्त ऊष्मा बताए। आज हम लोग देखते हैं उसके आगे और एक चीज और बताए थे, गलनांक क्या होता है। वह टेम्परेचर जिसपे निम्न ताप पे जब पिघलता है द्रव में बदलता है उसको गलनांक कहते हैं। निम्न ताप पर हम बताए थे, उच्च ताप नहीं। अब जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, याद रखिएगा। अब पीछे बताए थे, आप उसको कहीं नोट्स बना के लिख लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, जब जैसे ठोस से सीधे गैस में बदलने को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन बताए थे अमोनियम क्लोराइड, लिख लीजिए। उसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे निक्षेपण क्या होता है, जब सीधे गैस से ठोस में बदलते हैं उसको निक्षेपण कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिए, जल्दी कहीं मिलते नहीं है, बाद में हो सकता है किसी को अब हो सकता है जोड़े गए, ये छोटा पॉइंट निकल जाता है लेकिन यहाँ निकलेगा नहीं आपको माइंड से। आगे अब हम लोग देखते हैं और संघनन क्या होता है, संघनन के बारे में बताते हैं। यहाँ आप देखिए इस थोड़ा सा इस तीर को देखिए, आप इस तीर को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाता है, इसको गलनांक कहते हैं। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहते हैं। वापस गैस से द्रव में जब बदलता देखते होंगे आप, कभी कभी गिलास के ऊपर पानी ठंडा पानी में देखते होंगे रहता है, वही संघनन है। क्योंकि संघनन एक और एग्जांपल देते हैं, जब हमारा गैस ऊपर जाता है, जल भाप बनकर ऊपर उड़ता है, तो जब ऊपर में बहुत ही कम दबाव होता है वहां पे, ठीक है, बहुत ही दबाव बढ़ जाता है वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, वो सीधे ये गैस के कण द्रव में बदल जाते हैं, जो बारिश के बूंदों के आते हैं उसी को संघनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, गैस से ठोस में सीधा बदलना निक्षेपण कहलाता है, ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, सॉरी ऊपर जाने के बाद वायुमंडलीय दाब कमता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 3 अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट को यहाँ पे देखिए, दाब को बढ़ाने पर पदार्थ के कण को समीप लाया जा सकता है। हम आपको बताए थे कि गैस के सिलेंडर में बहुत बड़े आयतन को, आप देखिए बहुत बड़े आयतन को आखिर कैसे एडजस्ट करता है, इसको दाब को बढ़ा के कंप्रेस किया जाता है। तो क्लियर, अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। अब हम बताए, देखिए दाब बढ़ने और तापमान घटने से, ठीक है, गैस जो है तापमान घटने से गैस सीधे द्रव में बदल सकती है। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। ठीक है, बता रहे थे जैसे कि जैसे ऊपर जाते हैं ना धीरे धीरे, तो क्या होता है ना, वहां पे वायुमंडलीय दाब आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि फाउंटेन पेन का निकल जाना, साथ साथ नाक से ब्लड निकल जाना। होता क्या है, जैसे जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ हमसे, हम भी बहुत दिन के बाद पढ़ रहे हैं तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसलिए माइंड नहीं करना है आपको। क्लियर, होता क्या है, जैसे ही गैस ऊपर जाता है तो वो टेम्परेचर कम होते जाता है, तो टेम्परेचर कम होता है और वहां पे क्या होता है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से द्रव सीधे जल में, गैस सीधा आपका संघनन बन के वो जल में द्रव में बदल जाता है। ठीक है, क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? आज देखते हैं, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो उसे CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन। याद देखिए, हम बताए थे कि एक अमोनियम क्लोराइड सीधा द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दूसरा ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होता है ना,
द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में पर लिख लीजिएगा। वहीं पे ऊर्ध्वपातन के बगल में अमोनियम क्लोराइड के बगल में कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लिख लेना है आप लोग को, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है जब वार्म। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस छोटे से बक्से को देखिए, एटमोस्फेयर। देखिए एटमोस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। ठीक, लिखिएगा यहाँ पे, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट। गैसीय, ऐसे लिखना है, गैसीय दाब का मापने के लिए क्या है? एटमोस्फेयर। ठीक, दाब का ऐसा मात्रक, फिर वहीं पे लिखिएगा दाब का ऐसा मात्रक पास्कल। एक फिर लिखिएगा, इस ऐसे ही ऐसे बना के ऐसे लिखना है, ऐसे बना के फिर लिखिएगा, यहाँ पे पास्कल लिखिएगा, दाब कैसा है, फिर लिखिएगा एक एटम एटमोस्फेयर यानी एक एटीएम इक्वल टू 1 पॉइंट, ये क्वेश्चन आया है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। लिख लीजिए तीनों चीज को। जो बक्सा होता है ना एनसीईआरटी का, बड़ी कारगर होता है, याद रखिएगा। समझ गए क्या क्या बोले? पहले तो गैसीय दाब को कहते हैं, गैसीय दाब का मापन का मात्रक होता है एटमोस्फियर। दूसरा हम बताए थे एसआई मात्रक पास्कल होता है दाब का। तीसरा पता है एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है, वायुमंडलीय दाब वायु का। अब देखिए यहाँ पे है दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमोस्फियर होता है और इसे क्या कहते हैं? सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक है, इसको भी लिख लेना। यहाँ पे 4 पॉइंट बना के दाब में लिखिएगा। आपसे क्या होगा? आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब इस पेज में ना इस लाइन को देखिए। ये देखिए यहाँ पे ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेन देखिए बिहार समय कम, ग्रुप डी और बिहार पुलिस के लिए मैं बता रहा हूँ। क्वथनांक से कम तापमान, देखिए यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। वाष्पीकरण क्या होता है? आप लोग वाष्पीकरण के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम इसको बताते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। ध्यान से देखिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना की प्रक्रिया वाष्पीकरण होती है। अब हम बताते हैं। देखिए द्रव को जब हम लोग ठोस से द्रव बदलता है, द्रव से जब उबलने लगता है, उबलने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कम तापमान पर, तो क्वथनांक का बिंदु कितना है? 373 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 100 डिग्री से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो लिखना, क्वेश्चन आपको आएगा, समझिए। क्वेश्चन देगा कि क्वथनांक से कम, क्वथनांक के बारे में बता चुके हैं। जब भी आप पहली बार देखिएगा तो समझे में नहीं आएगा क्वथनांक क्या हो, तो क्वथनांक बता चुके हैं। हमेशा क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, द्रव से उबलने लगता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। लेकिन जब कम तापमान 100 से कम, 373 से कम तापमान पर, कभी कभी ऑप्शन में दे देगा इसी तरह 100 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 78 डिग्री, 50 डिग्री पे, तो याद रखिएगा, या 100 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 150 डिग्री पे। लेकिन आपको मानना है अगर 100 से कम तापमान है तो कम तापमान पर जब जैसे ये आपका होता है परिवर्तन, द्रव से वाष्प परिवर्तन होने को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए यही है, द्रवों की सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गति ऊर्जा होती है एक दूसरे कणों के आकर्षण बल को मुक्त हो सके। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्रव के सतह पर, द्रव की सतह पर ठीक स्थित कणों के स्थित कुछ अंश इतनी गति ऊर्जा होती है वो एक दूसरे कणों का आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। हम बता चुके हैं आकर्षण बल से मुक्त होने से क्या होता है, क्योंकि जो भी होता है बांधे रखते हैं एक दूसरे को, चाहे ठोस में हो या द्रव में। पिछले वीडियो में आपको जाके देख सकते हैं, पिछले पार्ट में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए एनटीपीसी में भाई मेरे इस जो पॉइंट है ये, यहाँ पे क्वेश्चन आया था। ये वाला जो सारा पॉइंट देख रहे हैं ना, एनटीपीसी में इस पॉइंट से क्वेश्चन आया था। मैं बता रहा हूँ क्या, पहले सुनिए ध्यान से। यहाँ देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर, अब वाष्पीकरण के बारे में पूछा था। अब देखिए वाष्पीकरण क्या होता है बता दिए। सतह क्षेत्र पूछा था, इनमें से आप एनटीपीसी का किसी चैप्टर का प्रीवियस से निकाल के देखिए, वहां लिखा इनमें से किस पे वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। मैं बताऊं, मैंने क्वेश्चन गलत मार के आया था, मैंने मार दिया था सतही क्षेत्रफल पर नहीं पड़ता, हमको समझे में नहीं आता। लेकिन देखिए कैसे सतही क्षेत्र प्रभाव पड़ता है। सतह क्षेत्रफल पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतही प्रक्रिया है।
सतही क्षेत्र बढ़ने पर वायुमंडलीय दर की बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि ये एक डब्बा है, इसमें जल है। अभी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण बताए थे क्वथनांक से कम तापमान पर कम ही टेम्परेचर 50, 60, 60, 70, 80 जो भी 100 से कम पे ये वाष्पीकरण हो जाता है। लेकिन यह कहता है कि अगर सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, इस क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, क्या वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगी? इससे क्वेश्चन आएंगे, आप तैयार रहिएगा इसके लिए। तो याद रखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आए आपको सतही क्षेत्रफल, तो जैसे ही सतह क्षेत्रफल बढ़ा, जैसे ही सतह क्षेत्रफल बढ़ा, उससे क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा। मान लेते इस बोतल से पानी निकालना और इस बोतल से पानी निकालना, किससे आसानी से पानी निकलेगा, इससे निकलेगा ना। जितना ज्यादा पानी निकलेगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। समझ में आ गया? अब ये कंफ्यूजन नहीं होना। यानी पहला कारण सतही क्षेत्रफल। देखिए ये नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन ये थे सतही क्षेत्रफल। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है कि, सॉरी, देखिए वाष्प में, यहाँ पे देखिए, वाष्प में वृद्धि तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकरण। अब देखिए ये क्या है, तापमान में वृद्धि। पहला, इस पॉइंट को आप कैसे लिखिएगा मैं बता रहा हूं, लिखिएगा यहाँ पे, मैं बता रहा हूं कैसे लिखना है, आप थोड़ा टाइम लगेगा, समझिए। यहाँ लिखिएगा वाष्पीकरण की दर। अब पॉइंट बनाइएगा। देखिए आपको कितना अच्छा से एग्जाम में क्लियर होगा, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ कि कोई टीचर जल्दी बताते नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम को फेस किया और क्वेश्चन को अभी तक माइंड में रखा हुआ सेट लेकर के। तो वाष्पीकरण की दर, पहला सतही क्षेत्र, हम सतही क्षेत्र बता दिए, इस पे निर्भर करती है। फिर दूसरा पॉइंट दीजिएगा, तापमान में वृद्धि। अब तापमान को बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि अगर तापमान वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये देखिएगा, तापमान में वृद्धि डायरेक्ट काम करता है। तीसरा, आर्द्रता में कमी, ये भी दिया था ऑप्शन में, विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता पहले समझ गए, समझिए आर्द्रता क्या होता है। मान लेते हैं कि इस वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थित है, आप देखते होंगे वर्षा के मौसम में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, ऐसे सूखा वाला दिन में, गर्मी के दिन में कपड़ा सूखता है। आखिर क्या होता, क्या है, जल हमारा जो कपड़ा से कपड़ा पानी उड़ के कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। अब यहाँ पे इस वर्षा के मौसम में पहले से ही वायुमंडल में बहुत जलवाष्प के कण रहते हैं, क्योंकि धूप होता नहीं है, उतना सोखने का क्षमता होता नहीं है। इसी वजह से कहते हैं ना आर्द्रता। आर्द्रता क्या होता है, वायुमंडल में जलवाष्प जल की मात्रा, उसी को आर्द्रता कहते हैं। इसीलिए चिपचिपा लगता है, उस समय सोख नहीं पाता। समझ गए, आर्द्रता में कमी की वजह से विद्यमान जलाशय की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। पहला समझ गए, किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होते हैं। यानी कि अब वाष्पीकरण की दर, ये भी वायुमंडल में आर्द्रता भी नापता है। अगर आर्द्रता में कमी हो जाए तो वाष्पीकरण अच्छा होगा। अगर आर्द्रता यानी पहले ही जलवाष्प है तो ऑटोमेटिक वाष्पीकरण कम होगा। समझ आ गया, इस पर निर्भर किस पे करता है, सतही क्षेत्रफल, टेम्परेचर, वाष्पीकरण में कमी होना, बढ़ना नहीं, याद रखना। वाष्पीकरण यानी आर्द्रता ज्यादा हो गया तो कैसे हो जाएगा, पहले ही जलवाष्प कण मौजूद रहेंगे। तो इस चीज को नोट्स आप छोटे छोटे जो बोलते हैं उसको लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। अब देखिए, हमारे वायु एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। सुनिए, वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक है, हम यही बताए थे आपको, जब पहले से ही अधिक है तो वाष्पीकरण क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? भाई घटेगा ना, काहे की वायु में तो पहले से है। हम बोलेगा अब देवे नहीं करें, यहाँ से जल पहले से है, यहाँ से जल कैसे जाएगा? इसीलिए वाष्पीकरण, आर्द्रता में कमी होगा तभी वाष्पीकरण बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना, अगर आर्द्रता बढ़ जाएगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा। अब देखिए, वायु वायु की गति में वृद्धि, हम बता रहे हैं डिट्टो था। आप देख लो, बिलीव ना हो तो आप देख लो, एनटीपीसी का शिफ्ट खोल के वहां पूछा गया है। ठीक है, तो सोच सकते हैं एनटीपीसी, हो सकता है कई एग्जाम में पूछा गया होगा इस तरह क्वेश्चन। वायु की गति हम जानते हैं, तेज वायु, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं पहले पढ़ने से अच्छा। जब देखते होंगे कपड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, हवा में लड़ो, हवा में लड़ो बोलते हैं ना। हवा में वायु की में गति होता है, वो
वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है। समझ गए? इस 4 ऑप्शन में आपको कहां से फंसा सकता है मैं बता रहा हूँ। आपको सब कुछ सही देगा, लेकिन ये दे देगा आर्द्रता में वृद्धि। याद रखिए, सतही क्षेत्रफल है ना, कहीं भी फंसा सकता है। सतही क्षेत्र में कमी दे देगा, बड़ी दे। हम आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग को गर्म करिए, समझिए, उसके बाद देखिए आप एक ऐसा हथियार बन के निकलिएगा ना, मत ही बोलिए। तो सतही क्षेत्र पर वृद्धि होने से हम बता रही है, तो बक्सा में वृद्धि होगा तो होगा, तापमान वृद्धि होगा तो होगा, ज्यादा बढ़ेगा। वाष्पीकरण की दर आर्द्रता में कमी होने से होता है। ठीक है, आर्द्रता में कमी हो जाएगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। उसके बाद हवा का तेज होना, यही पे दिया हुआ है। जब वायु में जल अधिक कणों की मात्रा पहले से अधिक होते हैं, ये बता वायु की गति। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक, वायु में तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। ये कितना रिलेट कर रहा है? वायु क्या किया, जो पानिया था ना वहां पे उड़ा दिया, तब जगह रह गया, इसीलिए वाष्पीकरण हो जाएगा। इस पॉइंट को आप भाई मेरे सब समय लगाए, इसीलिए समझने के लिए आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे दिया है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। देखिए, आप उधर समझ गए वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण आके शीतलता हम लोग देखते हैं ना, कभी कभी वाष्पीकरण होता है, पंखा के नीचे बैठते हैं, पसीना की वजह से ठंडा हो जाता है देह, वही चीज बताएंगे। क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है, याद रखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, इसीलिए फिजिक्स सवाल नहीं बनता हम लोग से। अब देखिए, खुले बर्तन में रखे द्रव में, समझिए, खुले बर्तन में रखे, इस पॉइंट को समझिए, खुले बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। हम बोले थे बर्तन खुला हुआ है, मुंह बड़ा है, तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, अब वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण ऊर्जा क्या होगा, घट रहा है। अब द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करता है। समझिए, अब ये पात्र है, ये पात्र है, ये अब खुला मुंह है, वाष्पीकरण हो रहा है। अब वाष्पीकरण से क्या होगा भाई, ऊर्जा भी तो नुकसान हो रहा है। अब ऊर्जा जो लॉस हो रहा है, दूसरा जगह से ऊर्जा ले भी तो रहा है, जो ले रहा है यही कह रहा है, वो अवशोषित होने के कारण यही जो है हम लोग का देह ठंडा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, अब समझ जाइए, कॉन्सेप्ट यही है हमारा। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप एसीटोन को, एसीटोन समझ रहे हैं, जो नाखून वाला पालिश हटाने के लिए रखते हैं, आप देखते होंगे स्पिरिट को, जैसे ही आप अपने हथेली पर रखिएगा ना, आपको ठंडा ठंडा लगेगा, तो वो क्या है जानते हैं, वो वाष्पीकरण ही है। ठीक है, तो वही ऊर्जा अवशोषित करता है। समझ रहे हैं ना? आप आपको बताने की जरूरत नहीं है, इस वही चीज है, आप पढ़िएगा, मैंने मोटा मोटी बता दिया, आप समझ जाइएगा। अब देखिए, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतलता बनाती है। अब देखिए, इस चीज को समझिए, यहाँ पे क्या है, अब देखिए, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने, वही पहले बताए थे, जब तेज धूप वाला गर्म होता है, लोग अपने क्या करते हैं, लोग अपने छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं ना हम लोग छत पे, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बारे में बताए थे, वैसी उष्मा जो ठोस से गलन होता है, ये जो ऊर्जा बिना टेम्परेचर बदले, जो ऊर्जा जो टेम्परेचर बदलता ही नहीं है और उसके पिघला देता है या उबाल देता है, उसी को गुप्त उष्मा, छुपा हुआ उष्मा होता है। ठीक है, वही गुप्त उष्मा होता है, यानी कोई टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, सतह को शीतल बनाती है। क्या बनाती है? यही जो गुप्त उष्मा है। समझ रही? क्वेश्चन आएगा, हम आपको कुछ बताए, क्योंकि जल के तेज धूप वाले, हम तेज समय में क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं छत पे, तो आखिर क्या होता है, तो जल का जो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का गर्म सतह को शीतल बनाती है। समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं वो सवाल जो हमेशा पूछे जाते, जो पूछे गए हैं बिहार दरोगा 2213 मेंस में, जिसका आंसर मैंने हमेशा जिक्र किए। आप लोग बोलते हैं सर कहाँ से आ रहा है, आज मैं दिखाता हूँ। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। ठीक, अब पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चलिए हम पदार्थ की पांचवी अवस्था को ही पहले हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या आया था पहले हम बता रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। क्वेश्चन आया था पदार्थ की पांचवी अवस्था में क्या होता है? बहुत ही कम गतिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा, ज्यादा गतिज ऊर्जा, बहुत ही ज्यादा गतिज ऊर्जा, जिसका मैंने, आप देखिएगा शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, आप उसको देखिए यूट्यूब में। अब देखिएगा, यहाँ पे देखिए, सामान्य वायु के 1 लाख में भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। अब देखिए मैंने बता दिया है पहले तापमान और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, जैसे ही घटाएंगे घटेगा। बहुत ही कम तापमान का मतलब अभी भाई दोस्त आंसर दीजिए कमेंट में क्या होगा। बहुत ही कम गतिज ऊर्जा होगा। आप ये भी से खोल के देखिए आंसर को, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम इसको डीप पढ़ते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, जहां से आगे सवाल अगर यहाँ से बना अब यहाँ से पूछ सकता है। अब देखिए ये क्या है 1920 में, ये डेट को लिख लीजिएगा। आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अगर आपके बुक है बुक में भी करिए, और शॉर्ट नोट्स कहीं कहीं बनाना है जहाँ जरूरी है। 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। किसने किया था याद रखिए, सत्येंद्र नाथ बोस। अगर पहले इसी ने किया था, ठीक है। अच्छा आइंस्टाइन कैसे जुड़ा, तो यहाँ पे आप देखिए 1894 से 1974 ये थे, 1819 से 1955 तक ये थे। तो आखिर ये कैसे जुड़े हम बताते हैं। आइंस्टाइन जो थे इन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक थे, बता इसके बारे में बताएंगे। आई ई बराबर एम सी स्क्वायर जो कि दिया था द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान संख्या सिद्धांत। आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई व्यवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे देखिए देखिए क्या हुआ। सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। तो गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको गणना किया, लेकिन उसके आधार पे इन्होंने उसको किया, इसलिए दोनों का नाम पड़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ ना, बीईसी शॉर्टकट में बोलते हैं। 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल उल्फ गैंग कर्टरल और कार्ल ई वेमेन को वेमेन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया। याद रखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए कितना आराम से फंसाएगा लोग को। पूछेगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, हम लोग फटा से आइंस्टीन या बोस आइंस्टीन इसको सत्येंद्र बोस के मार्क रेडी हो जाएंगे। नहीं, 2001 में इन्होंने तो भविष्यवाणी किया। 2001 में कर्टेल और वेमेन, लिख ली शॉर्टकट में, कर्टेल प्लस वेमेन बोस इसी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है सामान्य वायु, हम बता दिए, ठीक है। अब हम लोग चौथा अवस्था पे पीछे आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं, पीछे आते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था में। चौथी अवस्था में क्या कर रहा है ध्यान से देखिए, देखिए प्लाज्मा चौथी अवस्था है। इस अभी तक तो वही जानते थे हम लोग, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोझने करने से, लेकिन अब थोड़ा स्तर उठिए। अब क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। इस अब थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है इस अवस्था में, क्योंकि आप एक पदाधिकारी और एक जिम्मेदार पोस्ट पे जाने वाले हैं। बिहार पुलिस हो या कोई भी पोस्ट हो, सब में एक जिम्मेदारी है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। समझिए प्लाज्मा में क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा है, अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। इसको जरूरी नहीं लिखना, आप समझना आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्लाज्मा देख के क्या लिखना है, आयनीकृत गैस, ठीक। उसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब। फिर एक लाइन देखिए, यहाँ पे लिखना है प्लाज्मा के बारे में आयनीकृत गैस। फिर एक छोटा ऐसे आपको ऐसे ही बनाना है, शॉर्ट नोट्स बता रहे हैं, मैंने ऐसे ही अपने पढ़ाई किया था। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने से यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। समझ में आया, समझाते हैं फिर से। प्लाज्मा में क्या होता है, आयनीकृत गैस होता है। अब होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब, ये दोनों होता है, जानते हैं दोनों के बारे में। दोनों में प्लाज्मा होता है। अब ये ऊपर आखिर क्या है, अब नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर, अब पूछता है नियॉन गैस के अंदर, नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस होता है, और लिखते जाइएगा फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या होता है, हीलियम या कोई अन्य गैस। आपको एकदम इसके बाद से ना कोई जरूरत नहीं लुसेंट छूने का, सिर्फ आप लुसेंट पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा अरे यार तो बच्चा वाला किताब है, ठीक है। नहीं तो भाई लुसेंट समझ में नहीं आएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस उपस्थित होती है, समझ में आ गया। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने के सॉरी प्रवाहित होने से पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। अब देखिए नियॉन में क्या होना, तो नियॉन गैस होता है, फ्लोरोसेंट में हीलियम और अन्य गैस होती है। अब जैसे ही इस पे विद्युत आया, मतलब बल्ब जलाने के लिए क्या देते हैं लोग, विद्युत देते हैं। पहले से अंदर में उपस्थित रहता है दोनों समान, इसमें एक में नियॉन रहता है, एक में फ्लोरोसेंट रहता है। जैसे विद्युत आया फटाक से, अब क्या हुआ, तो यह गैस क्या हो जाता है ना, ये जो दिया हुआ है पहले से नियॉन गैस और हीलियम गैस, दोनों क्या हुआ, आयनीकृत हो गया। आयनीकृत होने के बाद
यानी आवेशित हो गया। आयनीकृत क्या, हम जानते हैं आवेश के बारे में, आयन प्लस चार्ज माइनस चार्ज, समझते जाइए। आवेशित हो गया। आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। अब ऐसे स्टेप बना के प्लाज्मा गैस, आयनीकृत गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम और नियोन गैस के अंदर नियोन, दोनों में विद्युत प्रवाहित कर दीजिएगा। अब विद्युत प्रवाहित करने के बाद दोनों में क्या करिएगा, एक आयनिक आयन बोल जैसे दिया तो आयन बना, आयन या तो आवेश, आवेश बनने से प्लाज्मा के कारण सूर्य, अब देखिए आवेशित होने या ट्यूब या बल्ब जल उठता है। ठीक, अब प्लाज्मा के कारण से ही एक चीज और जान लीजिए, इसको लिख लीजिए, सूर्य और तारों में चमक होती है। भाई मेरे इसको वीवीआई मान के इस पॉइंट को चलना है, छोटा सा बना के इस तरह पॉइंट को लिख लेना है। ठीक, वो दोनों अवस्था हो गया क्लियर। अब देखिए आगे, अब देखिए वाष्पीकरण के दौरान, हम वाष्पीकरण में चल रहे थे ना, वाष्पीकरण बताती, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण, द्रव की सतह के कण, ऊपर वाले जो सतह के कण होते हैं हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब देखिए हमारे शरीर पे कुछ कण होते हैं ना, होता है ना, देखिए यहाँ लिखा द्रव का कण होता है ना, देखते हैं पसीना वाला कण। तो जैसे वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण क्या होता है बताए थे, एक तरह से ऊर्जा चला गया, एक तरफ से जैसे अवशोषित हुआ, उस यही क्या होते हैं, हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके यह वाष्प में बदल के उड़ जाता है। ठीक, वाष्प में बदल के क्या हो गया, उड़ गया। जैसे ये उड़ा तो अब प्रसूत उष्मा के बारे में बताए थे हम आपको, वाष्पीकरण की प्रसूत उष्मा के बराबर उसमें मान हमारे शरीर से अवशोषित हो जाते हैं। ठीक, प्रसिद्ध उष्मा इक्वल टू लिख दीजिएगा हमारे शरीर की ऊर्जा, ठीक, जिससे शरीर शीतल हो जाती है। ठीक है, समझ गए। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं करिएगा। ठीक है, चूंकि आप देखते होंगे हम लोग गर्मी के दिन में सूती वस्त्र पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्वेश्चन आएगा, जल का अवशोषण अधिक होता है कपड़ों में, ठीक है, सूती कपड़ों में, इसीलिए हमारा पसीना इससे वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में आसानी से चला जाता है। ठीक, आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, वाष्पीकरण एग्जांपल जब देगा तो बर्फीले जल में देखिएगा गिलास की बाहरी सतह पर देखिएगा पानी बूंद बूंद आ जाता है। जल की बूंदे क्यों नजर आती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडा ठंडा पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है। और यहाँ फिर समझिए, वायु में जो उपस्थित जलवाष्प ऊर्जा है, अब देखिए वायु में कुछ जलवाष्प ऊर्जा है, जैसे यह क्या हुआ ना, पानी के संपर्क में आया तो यह कम हो जाता है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है और हमें जल की बूंद पर नजर आता है। क्लियर हो गया, समझ गया आप लोग। तो मेरे बहन और भाइयों जो तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर पहला खत्म हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा कुछ आपको दिखा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। क्या सीखा, द्रव क्या सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ठीक, सबको पता है। ठोस द्रव कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक और गैस के कणों में आकर्षण बल सबसे कम, हम पहले बताए थे। इससे क्वेश्चन आएगा आपको, देखा ठोस कणों में सबसे अधिक, गैस कणों में अधिक, तो याद रखिएगा। तो ठोस के कण जो होते हैं यहाँ पे देखिए बंधा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आकर्षण बल ज्यादा होता है, ये टूटने में परेशानी होती है। ठीक है, इसमें होल जो होता है, रिक्त स्थान भी कम होता है। समझ में आ रहा है ना, विसरण बताए थे, विसरण इसमें कम होता है क्योंकि इसमें गति कम होता है, साथ साथ इसमें होल जो होता है वो छिद्र, क्या बोलते हैं उसको, रिक्त स्थान कम होता है। अब आगे फिर देखते हैं, ठोस में निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान और गति जो हम पहले बताएं। आगे देखिए, अत्यधिक गर्मी कई परतें एक दूसरे पर फिसल और संकलित हो जाती हैं, कैसे, कोई क्रम नहीं होता। अब समझिए, ठोस के लिए कणों की अवस्था अधिक कर्मित होती है, द्रवों कणक परतें एक दूसरे की फिसल और संकलित होती है। ये समझते, ये तो समझने वाला चीज है। क्वथनांक क्या होता है हम बताए हैं, ठीक है, जिस कण द्रव अवस्था में क्वथनांक का समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होते हैं, उसको क्वथनांक का समष्टि परिघटना कहते हैं। ठीक है, समष्टि कण द्रव अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित है, ठोस से द्रव, द्रव से वाष्प। ठीक है, वही वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, हम बताए थे सतही परिघटना है, एग्जाम में आएंगे। सतह के पर्यावरण ऊर्जा ग्रहण के हम इसे बता चुके हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब ये सवाल है, हम बताए थे कि केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस के बदलना है, ये तो आप कर लीजिएगा आसानी से, इससे पहले नहीं करते। इसी तरह हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में, तो आप लोग देखें और वीडियो को आपको जल्द से, जिसका एग्जाम बहुत नजदीक है वो जल्द से जल्द
वीडियो देख के खत्म करें। और रिक्वेस्ट है आप लोग से, वीडियो को देख के जैसे खत्म हो आप लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा, आप लोग से उम्मीद है, शेयर करिएगा। जितने मेरा जो मुहिम है ये चलाए है वो मेरा सफल हो। ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, इसीलिए आप लोग पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।